अभी लेटेस्ट में जो क्लाइंट हैंडल कर रहा हूँ वो 40 to 50 एक्टिव क्लाइंट्स हैं, ठीक है। तो वो जो बंदे हैं ना वो ट्रेडिंग में भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं। बाकी के पैसे जो बच रहे हैं ना वो कोई महंगी चीज़ खरीद के EMI नहीं भरना है, बदले अगर हम 50,000 पर मंथ कमा रहे हैं तो उसमें कितना % हमको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। म्यूचुअल फंड क्या होता है और स्टॉक्स क्या होता है, और इनका पिछले 4 सालों से स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब इन्होंने पढ़ाई करी है और उसके सर्टिफिकेशंस भी इनके पास। आज के डेट में लोग EMI पे ज़िंदगी काट रहे हैं। हाँ, ये EMI पे कि लोग फ़ोन दिखाना चाहते हैं, गाड़ियाँ दिखाना चाहते हैं, बट वो एक्चुअली लाइफ नहीं है। एक्चुअल लाइफ आप तब करोगे जब आप रियल इनकम करने के बाद आप उसको सेविंग्स कर रहे हो फॉर इमरजेंसी फंड के लिए, आप कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आज इन्वेस्टमेंट लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। फाइनेंशियली नॉलेज किसी को मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। वो लोग क्या कर रहे हैं ना कि सारे पैसे को खर्च कर दे रहे हैं अपने लाइफ स्टाइल में। फॉर सपोज कीजिए आप कुछ भी लग्जरी चीज़ के लिए, बट वो नहीं होना चाहिए आज की डेट में। यूथ को समझना होगा कि आज की डेट से अगर वो स्टार्ट करे इन्वेस्टमेंट, वो कोई भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, स्टॉक्स में हो सकता है, म्यूचुअल फंड में हो सकता है, या कहीं और सेक्टर उनको दिख रहा है रियल एस्टेट वगैरह, तो वहाँ पे करे ताकि वो एक कॉर्पस जनरेट कर सके और आने वाले दिनों में वो पोर्टफोलियो जनरेट कर सके। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास अगर हम 50,000 पर मंथ का इनकम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका हमको कुछ चीज़ें नहीं खरीद लेने चाहिए जिसके बदले हमको EMI भरना पड़े। जी बिल्कुल। हाँ, सपोज कीजिए कि आपने 50,000 अर्निंग है आपका हर मंथ, हो सकता है कि आपके घर के एक्सपेंस ज़्यादा हो, उसमें आपका पैसा चला जाए। बाकी के पैसे जो बच रहे हैं ना वो कोई महंगी चीज़ खरीद के EMI नहीं भरना है, बदले उसके हमें कुछ पैसे को इन्वेस्ट करना है। अब सपोज कीजिए कि आपको नॉलेज है म्यूचुअल फंड का, तो आप म्यूचुअल फंड में SIP करवा सकते हो, है ना। और आपको अगर सपोज कीजिए कि स्टॉक मार्केट का नॉलेज है तो आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, गैम्बलिंग है, ये है वो है, बट ये ना सिर्फ एजुकेशंस का फेयर है, उनको नॉलेज नहीं है इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं कि कोई भी चीज़ इस दुनिया का अगर आप उस चीज़ में नहीं सीखे हैं तो वो आपके लिए गैम्बलिंग ही होगा। और ऑब्वियसली जो भ्रम है आदमी के बीच में कि नहीं ये स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है, ये होता है, या डूबने का नाम कोई चीज़ नहीं होता है, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। अच्छा। हाँ। तो स्टॉक मार्केट में आपका कहना है कि अगर हम 50,000 पर मंथ कमा रहे हैं तो उसमें अराउंड अपने खर्चे को निकाल के, जी, तो बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत ऐसे जो स्टॉक मार्केट या फिर जो इन्वेस्टमेंट के जो अच्छे गुरुज हैं वो बताते हैं कि आपको पहले अपने खर्चे नहीं निकालना। वो बताते हैं कि पहले आपको 40% या फिर 33% जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो पहले निकालिए, उसके बाद जो बचता है उससे खर्चे करिए। जी, आपका कहना सही है। एक्चुअल में क्या होता है ना कि आप जो डेली लाइफ में घर के लिए जो एक्सपेंसेस है वो उसको आप कम नहीं कर सकते हैं, वो तो आपको करना पड़ेगा खर्चा। खुद के लिए जो हम लोग एक्सपेंस करते हैं ना उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करना होगा, ताकि क्या होता है ना एक यंगर एज में अगर आप पैसे को सेविंग्स करेंगे ना तो एक जब आप 45-50 साल के हो जाएंगे तो आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस रहेगा। और ये बात हमें तब समझ में आती है जब हम 45 साल 50 साल के हो जाते हैं, ठीक है, तो वो समय निकल चुका होता है। अगर आप 25-30, हालांकि आज के डेट में 25-30 से पहले अर्निंग करना पॉसिबल नहीं है, बट अगर इस एज से आप स्टार्ट भी करते हो तो 15-20 साल में एक आप अच्छे जगह पे पहुंच जाएंगे, जिससे आपको आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें के लिए आपको पैसे कहीं से लाने नहीं पड़ेंगे, वो आपके होल्डिंग से ही सारा कुछ हो जाएगा। अच्छा। तो बेसिकली आप कह रहे हैं तो मतलब हम मान के चलते हैं कि अगर 50,000 आप कमा रहे हैं तो एटलीस्ट उसका 15 से 20,000 आप इन्वेस्ट करिए। ऑब्वियसली 20% तो हर एक पर्सन को करना चाहिए मेरे हिसाब से। 20% मतलब कि आपके हिसाब से 10,000 10,000 हमको इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए। बाकी सेविंग कितना करना चाहिए? सेविंग करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, सेविंग्स करने चाहिए, क्योंकि कैसा होता है ना, सेविंग्स हमारा इमरजेंसी फंड होता है। सपोज कीजिए कल आपको हॉस्पिटल में कुछ चीज़ अर्जेंट पड़ गया या कहीं कुछ और भी चीज़ों के लिए अर्जेंट पड़ गया, तो आप कहाँ से तुरंत में तो स्टॉक बेच के आपको तुरंत में तो पैसे मिलेंगे नहीं, तो वो इमरजेंसी फंड के लिए सेविंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा ठीक है, अब आप हमको बताइए कि ये म्यूचुअल फंड क्या होता है और स्टॉक्स क्या होता है? लोग इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो म्यूचुअल फंड हो गया, फिर स्टॉक्स हो गया, और एक और चीज़ हमने सुन रखा है वो है FD। जी ठीक है, और ये भी बताइए कि किस में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, रिटर्न ऑफ? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर ये सवाल का जवाब अगर आपके जहन में क्लैरिटी के तहत आ जाता है तो एक बहुत बड़ा लेसन मिल जाएगा आपको। देखिए क्या होता है, बेसिकली आज की डेट में लोग FD करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो फिक्स डिपॉजिट होता है, बैंक्स में होते हैं ना। बैंक्स का इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न क्या है, कुछ बता सकते हैं आप? बैंक का अराउंड 7 to 8%। जी नहीं, आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे, सीनियर सिटीजन है तो 7 to 8%, बट अगर आप यंगर एज में है तो आपको 6 to 7% के
ऑन हाफ मिलेगा, है ना। अच्छा। तो हमारा इंडिया का इन्फ्लेशन रेट क्या है? इंडिया का इन्फ्लेशन रेट तो हमको लगता है 5% अराउंड। नहीं, ऑलमोस्ट 6% के आसपास। 6%, अच्छा। हर साल बढ़ते हैं ना हमारा इन्फ्लेशन रेट। हाँ। तो 6% का इन्फ्लेशन रेट है और 6% का आपका रिटर्न है, तो रियल में आप कितना अर्निंग कर रहे हो? जीरो। जीरो। जितना पैसा है उतना ही है। हाँ, तो आपके पैसे पड़े हुए बैंक्स में, उस पैसे को बैंक अच्छे से यूटिलाइज करके खुद में अर्निंग कर रहा है, आपको कुछ नहीं दे रहा है। तो बिल्कुल हमारे एक दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए कि भाई हमें रिटर्न्स में कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ बैंक्स में पैसे पड़े हैं, ठीक है। जबकि वो फिक्स कर दिया आपने, उस पैसे को आप निकाल भी नहीं सकते। उसके बाद आपका सवाल आया कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स, है ना। तो इन्फ्लेशंस को अगर कोई हरा सकता है तो 2-3 सेक्टर ही है जो बीट कर सकता है। एक हमारा म्यूचुअल फंड है, दूसरा हमारा स्टॉक्स है, और तीसरा शायद रियल इस्टेट है ना। गोल्ड का भी रिटर्न उतना खास नहीं रहता है क्योंकि ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन के बराबर ही रहता है। तो गोल्ड भी एक बहुत बड़ा हम ये नहीं देख सकते इन्वेस्टमेंट फर्म, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब म्यूचुअल फंड की बातें करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है ना, इन शॉर्ट इनडायरेक्ट वे में हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। सपोज कीजिए कि आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, ठीक है। अब नॉलेज नहीं है तो आप क्या करेंगे, किसी फंड मैनेजर को पैसे दे देंगे। जो हम लोग टीवी पे देखते हैं ना, म्यूचुअल फंड सही है, तो अगर हम लोग SIP करते हैं ना, म्यूचुअल फंड में 2 तरीके से पैसे इन्वेस्ट किया जाता है। एक होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको आप SIP बोलते हैं। दूसरा होता है एक लमसम अमाउंट, जो कि आप डायरेक्ट वे में एक बार में ही पैसा डाल दिए। तो जनरली लमसम तो किसी के पास उतना बड़ा फंड होता नहीं है, तो SIP के थ्रू जाता है, ठीक है। आप 2000-3000 का SIP करवा लिए, तो उस पैसे को क्या किया आपने ना, किसी फंड मैनेजर को स्पेसिफिक फंड में इन्वेस्ट करवा दिए। तो आपका कोई रोल रहा क्या उसमें? कोई रोल नहीं, आपने किसी दूसरे को सौंप दिया। तो ऐसे ही कर करके आप अगर हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हो तो साल का हमारे इंडिया का ग्रोथ के हिसाब से, स्टॉक मार्केट की ग्रोथ के हिसाब से आपको कुछ 12-13% का रिटर्न मिल जाएगा, जिसमें इन्फ्लेशन को अगर हटा दें 6% तो 6-7% का रिटर्न आपको मिल जाएगा। बात रही स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स में हम आंख बंद करके पैसा नहीं इन्वेस्ट करते हैं, उसके लिए रिसर्च का जरूरत पड़ता है। रिसर्च करने पड़ते हैं, बहुत टेक्निकली हमें चेक करना पड़ता है कि भाई ये ओवर वैल्यू है कि अंडर वैल्यू है, एक अच्छे रेंज में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तब फिर हम पैसे को लगाते हैं। पैसे को लगाने के बाद फिर उसे हमें थोड़ा समय देना पड़ता है, साल, 6 महीना, 2 साल, 3 साल। अच्छे समय पे इन्वेस्ट करेंगे तो कम समय में ही रिटर्न मिल जाएगा। अब मार्केट ओवर वैल्यू हो चुका है, आप वहाँ पे पैसे डालेंगे तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा टाइम और ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट करेक्शन भी लेते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप ये समझिए कि दोनों तीनों में अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो आपको मार्केट में आना होगा। आप FD के भरोसे से पैसे को, इन्वेस्टमेंट के भरोसे से आप रिटर्न्स नहीं बना सकते। अच्छा, मतलब आपकी बातों से हमको ये समझ में आया कि अगर किसी को करना है तो वो SIP करे, म्यूचुअल फंड करे जी, और ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। मतलब 12-13% तो रिटर्न देता ही है ऑलमोस्ट हर साल का। अगर इन्फ्लेशन हटा दे तो 6-7% का रिटर्न आता है। और वही अगर हम FD का बात करें तो उसमें ये दिखता 6-7% है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं, लेकिन एक्चुअल में ये है 0%। तो ये बहुत बड़ी सीख है जो हम लोग को सीखना चाहिए कि बैंक में कितने लोग पैसे रखते हैं। बहुत सारे मतलब पैसे हैं। आपको पता होगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो बैंक में पैसा जमा करके रखे हुए। मेरे पापा खुद बैंक में पैसे रखते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता। उनको लगता है कि 6-7% यानी कि 1 लाख वो जमा करे तो उनको 1 साल के बाद 1,06,000-7,000 मिल गया। जब उनको पता नहीं चलता कि 1,06,000-7,000 का वैल्यू एक्चुअल में 1 ही लाख है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ गया। तीसरा है कि स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना हो तो आपको एक स्टॉक एनालिस्ट का जरूरत पड़ेगा, या फिर जो आपको गाइड कर पाए कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक्चुअली सूरज भैया जो है वो यही करते हैं, वो बहुत अच्छे स्टॉक एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपको चाहिए होगा किसी भी स्टॉक मार्केट में, आपको चाहिए होगा कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये चाहते हैं कि कौन सा अच्छा स्टॉक है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और आप बेटर रिटर्न ले सकते हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल देंगे, इनके नंबर का, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमको भी खुद कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम इनसे बात करा देंगे आपकी। जी जरूर। तो ये बात हो गया कि इन 3 चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आप ये बताइए कि कोई बंदा अगर नया है, जिसको डर लगता है स्टॉक मार्केट से, उसको लगता है कि भाई स्टॉक मार्केट तो पूरा का पूरा गैम्बलिंग है, मतलब कि इसमें पैसा फ्रॉड है, ऑब्वियसली लगता ही लगता है, पैसा डूब जाएगा। तो आप बताइए कि उसके लिए आप कैसे बताएंगे, मतलब क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे अपना माइंडसेट में शिफ्ट लाए और कैसे वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में मतलब वो सोचे। देखिए, सबसे पहली बात, मैं ना रियलिटी पे मैं ज़्यादा विश्वास करता हूँ। 2020 से पहले जब उस समय एक स्कैम 1992 करके एक वेब सीरीज आया था, हर्षद मेहता, उससे पहले ना लोगों को पता ही नहीं था कि स्टॉक मार्केट कुछ होता भी है, ठीक है। बट जैसे ही 2020 में ये वेब सीरीज आया, लोगों ने देखा, तो लोगों के अंदर ना वो एक
क्यूरियोसिटी आ गया कि भाई मुझे भी स्टॉक मार्केट से पैसे बनाने हैं, पैसे कमाने हैं, ठीक है। उस समय जिसने पैसे डाल दिए थे उसको एक सस्ता वैल्यूएशन पे मिल गया स्टॉक। उसने क्या करा, पैसा जो भी 10-20 हज़ार डाल दिया। अब वो क्या किया, मार्केट ने वापस से अपनी जगह पे गया तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा, ठीक है। ये कब बात है? ये 2020 नहीं, ये 2020 से 21 का बात है। अच्छा। जब मार्केट डंप हुआ था ना, जब मार्केट गिरा था कोरोना क्रैश में, तो लोगों ने पैसे, जिनको थोड़ा बहुत समझ था उसने डाल दिए। तो 6 महीने में जब मार्केट बाउंस बैक किया तो उसको एक अच्छा खासा रिटर्न दिखा, तो उनको लगा कि मार्केट से पैसा बनाना बहुत आसान है, बट एक्चुअल में इतना आसान नहीं है। अब वो मार्केट गिरा था तो पंप किया, ऊपर गया तो बाउंस बैक किया, तो उसको तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। उसने क्या किया ना, वापस से 2021-22 में और पैसे झोंक दिए, जिस कारण से मार्केट जब गिरा तो उनको अच्छा खासा लॉस दिखने लग गया। अब क्या होता है ना, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब भी सेलिंग आता है मार्केट में या गिरावट होता है तो तेज़ी से होता है, और चढ़ता है तो धीरे धीरे चढ़ता है। ये एक फैक्ट है, अभी भी मार्केट का यही रूल है, जब चढ़ेगा तो धीरे धीरे और गिरेगा तो जोर से गिरेगा। ये दुनिया की नेचर का भी नियम है यही। तो उससे क्या हुआ ना, लोग भयभीत हो जाते हैं, अरे यार ये स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, ये इसमें पैसा डूब जाता है, ये हो जाता है। अरे भाई आपने इन्वेस्ट ही किया है ऊपर में, तो मार्केट का नेचर है ना चढ़ना गिरना, चढ़ना गिरना। ऐसा थोड़ी ना कि वो सीधा जाएगा और सीधा डाउन होएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि जिस समय डिप आता है मार्केट में, चाहे कोई क्राइसिस आता है, हाँ, तो उस समय अगर पैसा जो लगाते हैं उनको अच्छा रिटर्न मिलता है, ऑब्वियसली मिलता है। और बेसिकली तो वो तो उसका तो एरा होता है, जैसे कि 2008 में एक बार स्टॉक मार्केट क्राइसिस आया था, एरा होता है। हाँ, उसके बाद फिर अभी कोविड जब आया था तो उसमें क्राइसिस हुआ था। वापिस अनुमान लगाया जा रहा है कि फिर 8-10 साल में एक क्राइस और आएगा। तो ये तो हो गया कि ये तो लक कह सकते हैं। हाँ, इसको लक ही बोलेंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई रेगुलर में आप देखना चाहें कि रेगुलर में रिसर्च के बेस पे, क्योंकि इसके भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना कि कोई क्राइसिस आए, बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते। हाँ। और बैठना भी नहीं चाहिए। देखिए क्या होता है, अगर आपका जो सवाल था कि कोई कैसे आए स्टॉक मार्केट में, है ना, इस सवाल का मैं जवाब देता हूँ। आने के लिए सबसे पहले क्या होना कि पहले उसको एजुकेशन अपने स्कूलिंग कॉलेज के अच्छे होने चाहिए, है ना। उसके बाद उसको ये चीज़ का समझ होना चाहिए कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है, ठीक है। आप पैसे से पैसा बहुत तरीके से बना सकते हैं, बट आज के डेट में जो डिजिटली हो गया है दुनिया, एक स्टॉक मार्केट, एक ट्रेडिंग ही ऐसा स्किल है जिससे आप पैसे से पैसा अच्छा खासा बना सकते हैं। मैं इस चीज़ से मानता हूँ, क्योंकि एजुकेशन का जो पार्ट है इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये गैम्बलिंग तो बिल्कुल भी नहीं मेरे नज़रिए से, क्योंकि गैम्बलिंग में कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं, पूरी दुनिया इन्वॉल्व नहीं होती है। बिल्कुल। और स्टॉक मार्केट में पूरी दुनिया इन्वॉल्व है, तो हम इसको गैम्बलिंग नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि अभी बात करें भारत में ही, तो कितना % लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं? अगर भारत की बात करें तो कुछ 2-3% लोग ही हैं, ठीक है, हमारे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। करंट डेटा के हिसाब से बता रहे हैं? करंट डेटा के हिसाब से, ठीक है। और हमारे यूएसए में, अमेरिका में 50% लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। तो हमारे अमेरिका में सोचिए क्या वहाँ के लोग बेवकूफ़ हैं जो 50% लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपका यूरोपियन कंट्री में भी है ऑलमोस्ट 26%, जापान में है 20%, चाइना में है 13%, और हमारे सिर्फ इंडिया में ही ऐसा है जो 3 से 4% का भी हम लोग लेके चल रहे हैं। बट स्टॉक मार्केट में बहुत पोटेंशियल है। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि हमारा अमृत काल चल रहा है। अगर ये 10-15 साल में जिसने भी एजुकेशन ले लिया स्टॉक मार्केट का, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग हो, चाहे वो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग हो, लिटरली वो बहुत आगे जाके बहुत पैसा बनाएगा, अगर सही तरीके से सीख के किया जाए तो। बट और बहुत बार ऐसा होता है कि सही तरीके से सीखने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको कोई ना कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र और स्टॉक मार्केट एडवाइज़र मिल ही जाएगा, अगर वो खुद से नहीं भी करना चाहते हैं तो। सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना कि आपको कितना भी कोई एडवाइज़र मिल जाए, लेकिन आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। क्योंकि कैसा होता है ना कि एक एडवाइज़र के पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, तो बराबर आपका होल्डिंग वो चेक नहीं कर सकता है किस समय मार्केट क्या हो रहा है। तो उस समय आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना है कि आपका पोर्टफोलियो का हाल क्या है। अगर आपका पोर्टफोलियो का आपकी नज़र में रहेगा तो आप बीच बीच में आप अपने एडवाइज़र से पूछ सकते हैं। बट यार मेरे हिसाब से यार दुनिया का कोई भी चीज़ का नॉलेज हो लेना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी सीखेंगे ना, तो 2-3 साल 4 साल में आपको भी उतना नॉलेज आ जाएगा, ताकि आप अपने से अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से रीड आउट कर सकें। एग्जैक्टली। तो मतलब बहुत काफ़ी चीज़ का आंसर मिला हमको। पहला तो कैसे स्टॉक मार्केट में घुसना है, तो अगर आप खुद से करना चाहते हैं, आपके पास पैसे हैं और आप खुद से करना चाहते हैं, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि मतलब आपका स्कूलिंग वगैरह, कॉलेज वगैरह अच्छे से होना चाहिए, ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ कि वैल्यू एक्चुअल में क्या होता है जी। मतलब कौन सी कंपनी वैल्यू क्रिएट कर रही है मार्केट में, उसी का ग्रोथ संभव है। बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो एक्चुअल में आपको दिखेगा कि वो वैल्यूबल है, बट वो उतनी वैल्यू क्रिएट कर नहीं रही होती है, तो उस कंपनी का स्टॉक गिर सकता है। मैं इसका जवाब देता हूँ
देखिए क्या है ना कि जैसे ही आप इस सेक्टर में आते हैं ना, आपका पहले क्या एजुकेशन हुआ है आप उससे डिफरेंट हो जाते हैं। सपोज कीजिए मैंने आर्ट्स लेके पढ़ाई किया है, अच्छा। ठीक है, तो क्या आर्ट्स का रोल अभी मेरे लाइफ में चल रहा है क्या? मैंने हुमायूं, अकबर, ये सब चीज़, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी इतिहास में, हिस्ट्री में, क्या उसका रोल अभी है क्या मेरे लाइफस्टाइल में, डे टू डे लाइफ में? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं पूरा डिफरेंट हो गया हूँ। तो जैसे जस्ट लाइक साइंस के बंदे हो, वो भी आते हैं तो उनको भी अलग ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, कुछ बेनिफिट मिलता है कॉमर्स बैकग्राउंड वाले लोगों का, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले का, क्योंकि उसमें शेयर्स के बारे में कुछ बताया जाता है, जैसे इक्विटी शेयर्स हो गया, प्रीफरेंस शेयर्स हो गया, कुछ मार्केट का नॉलेज दिया जाता है। बट यार इन्वेस्टमेंट करने के लिए और रिटर्न्स बनाने के लिए और ट्रेडिंग करने के लिए इतना इनफ नॉलेज नहीं मिलता है कॉमर्स बैकग्राउंड वाले लोगों का। जो तो बेसिकली जब आप इस फील्ड में आते हो ना, तो प्रॉपर तरीके से आपको सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, देन फिर आप धीरे धीरे करके आप लर्निंग लोगे, देन फिर आपका अर्निंग स्टार्ट होगा। बट पहले लर्निंग लेना पड़ेगा। जो बंदा पहले अर्निंग के लिए आता है ना वो अर्निंग कर पाता है, ना ही लर्निंग ले पाता है। और जो बंदा लर्निंग के लिए आता है ऑब्वियसली वो सीख लेता है, देन फिर उसका अर्निंग स्टार्ट हो जाता है। और जो स्टॉक मार्केट को अच्छे से सीख लेता है वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र भी बन जाता है। तो उनके पास अगर पैसा नहीं भी होता है तो वो लोगों को मतलब इन्वेस्टमेंट के टिप्स तरीके बताता है। जैसे कि अभी हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, एक इन्फ्लुएंसर है फाइनेंस विद सरन, तो वो उन्होंने शुरुआत ही करी थी कि वो लोगों को बता रहे थे कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, कैसे हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा, उनके अभी मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं और वो काफ़ी अच्छा मतलब पोर्टफोलियो ओन करते हैं राइट नाउ। मैं 2030 आते आते तक मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं स्टॉक मार्केट का चार्ट देखूँ और मैं बता दूँ कि मार्केट किधर जाएगा। तो ये चीज़, एक फीलिंग, ये साइकोलॉजी ये कैसे बिल्डअप होगा जब आप मार्केट में रोज़ इन्वॉल्व होंगे, रोज़ आप देखेंगे। और जब एक चीज़ आप ये थॉट भी आप सुने हो, किसी चीज़ को अगर आप 40 दिन तक करते हैं तो वो आपके हैबिचुअल लाइफ में इम्पैक्ट करने लगता है, करता है ना। हाँ, ऐसा सुने हम। हाँ, 40 दिन, ठीक है। बट ये सोचिए कि अगर आप 4 साल करते हैं, 8 साल करते हैं, तो भाई ये कैसे नहीं आपको मार्केट में मतलब वरदान लगेगा। आपके अंदर हमको ना तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपके अंदर पैशन दिखता है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है उसको लेकर के। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है कि जब भी हम किसी पैशन को फॉलो करते हैं और 4-5 साल 10 साल देते हैं उसमें, तो हम बहुत अच्छा लेवल अचीव कर लेते हैं। बहुत अच्छी, मैंने देखे बहुत से लोगों का ज़िंदगी संवर गया है, और जिनका ख़राब हुआ है, मैं बस सिर्फ यही बोलूँगा कि कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ में काम नहीं किए सीखने में। क्योंकि देखिए मार्केट में कैसा होता है ना कि बहुत से लोगों को बहुत कम समय में पैसे चाहिए रहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एक सिस्टम के तहत चलना पड़ता है। मार्केट में अगर आप सीख लेते हैं ना 4 साल 5 साल अच्छे से, तो 1 साल इनफ है यार पैसा बनाने के लिए। तो सूरज भैया आप बताइएगा कि अभी आपके पास कितने ऐसे टोटल क्लाइंट हैं जिसको आप बेसिकली फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं? देखिए अप्रॉक्स में जो अभी लेटेस्ट में जो क्लाइंट हैंडल कर रहा हूँ वो 40 to 50 एक्टिव क्लाइंट्स हैं, ठीक है। और उनका पोर्टफोलियो भी मैं देखते रहता हूँ, इन्वेस्टमेंट भी मैं सजेस्ट करता हूँ। और बेसिकली वो जो बंदे हैं ना वो ट्रेडिंग में भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो थोड़ा बहुत क्या, अगर कोई बंदा पूरा पैशनेट है ट्रेडिंग सीखने के लिए, तो मैं उनको लर्निंग भी देता हूँ कि आप इस तरीके से आइए मार्केट में, इस तरीके से ट्रेड कीजिए, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो बेसिकली मेरा इन शॉर्ट ये कहना है कि भाई फ्यूचर बहुत अच्छा है, पोटेंशियल बहुत अच्छा है। अगर आज आप इस इंडियन स्टॉक मार्केट में आते हो तो बहुत पैसा आगे जाके बना सकते हो, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र है हमारे इंडियन मार्केट पे। हाँ, क्योंकि आने वाले 5 सालों में इंडिया का पूरा सिनेरियो चेंज होने वाला है, ये हमको भी लगता है। और ये हम सिर्फ नहीं बोल रहे हैं, आप जेफ बेजोस का भी वायरल वीडियो देखे होंगे। सारा आप स्टीव जॉब्स के समय के आप कुछ उनके कोट्स देख ले, या जेफ बेजोस का देख ले, वॉरेन बफे का देख ले, या फिर कोई ब्लैक रॉक का नाम आप सुने होंगे, वो भी बहुत ज़्यादा फ्यूचर देख रहा है इंडिया में। और भी बहुत सारे जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, वो लोग यही मानते हैं कि और सब दुनिया की जो देशों है ना वो लोग डेवलप कर चुके हैं, बट हमारा इंडिया डेवलप नहीं किया है। तो अपॉर्चुनिटीज़ और पोटेंशियल डेवलपिंग में होता है, ना कि डेवलप में। हाँ, तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे देश में। तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट वगैरह सीखना चाहिए ही, क्योंकि अगर बात करें तो ना ही हमारे देश में अभी अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हुआ है जी, और ना ही रियल एस्टेट बोल सकते हो। हाँ, रियल एस्टेट में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप चाहते हैं कि एक डिटेल वीडियो आए जिसमें ये बताएंगे कि कौन से स्टॉक को पिक करना चाहिए, और स्टॉक एनालिसिस और स्टॉक रिसर्च कैसे करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं कि किस स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या उसका रेशियोज़ होते हैं, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, तो क्या क्या देखना पड़ता है, तो उससे रिलेटेड चाहते हैं कि एक डिटेल वीडियो आए, तो आप हमारे इस वीडियो पे एटलीस्ट 20+ कमेंट्स करिएगा,
ताकि हम उस पर एक नया वीडियो बना पाएँ। और क्या आप उस वीडियो के लिए तैयार हैं ना? जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ और बहुत अच्छे से मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अच्छे से कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब करके उनको और फॉरवर्ड भी कीजिए, ताकि लोगों के पास फाइनेंशियली अवेयरनेस जाए और अच्छे से पैसे बना पाए।